नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हमने अपना महत्वपूर्ण विषय स्टार्ट कर दिया था, भाग 3 मौलिक अधिकार। आज हम उसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हम अधिकार एक परिचय, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों और संविधान में इनका समावेशन क्यों, इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है। यहां से भी सवाल बनने के कई सारे चांसेस हैं, तो इसलिए आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन है, हाँ, एफआरएस की प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बात। अब नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इससे आप क्या समझते हैं? यदि आपने प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी होगी तो मैं वहां पर भी प्रस्तावना की प्रकृति आपको डिस्कस करके आया था। वहां पर मैंने बताया था कि लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली नॉट इन्फोर्सेबल और नॉट जस्टिएबल प्रकृति की थी, यानी ये गैर न्यायोचित प्रकृति की थी और इसे वैधानिक तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर चीजें अपोजिट हैं। पहले तो आप जानते रहिएगा कि जो एफआरएस की प्रकृति है वो लीगली जस्टिएबल है एंड लीगली इनफोर्सिएबल है। लीगली इनफोर्सिएबल है, दोनों चीज, यानी इसकी प्रकृति न्यायोचित है। न्यायोचित है यानी न्याय उचित प्रकृति है, इसके साथ न्याय हो सकता है। दूसरा लीगली इनफोर्सिएबल है कि वैधानिक रूप से लागू हो सकती है। यह बात यहां निकलकर सामने आती है कि प्रकृति क्या है, न्यायोचित है और वैधानिक रूप से लागू हो सकती है, इतनी बात। इसके आगे की बात क्या होती है? प्रकृति तो चलो हमने ये जान ली। दूसरी बात दोस्तों, ध्यान रखना, कुछ चीजें कॉमन भी आपको इसके बारे में ज्यादा जरूरी होगी कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को अगर देखा जाए तो कहां से एडॉप्ट किया गया, कहां से देखा गया। हालांकि हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो पहले से जान रहे थे कि अधिकारों को देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर वहां से नहीं निकल पाएगा, और अगर निकल भी पाएगा तो फिर उसमें आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती थी, क्योंकि वो थोड़ा समझ पर बेस्ड है। और अगर आपको फैक्चुअल भी जानना हो तो यहां पर आप जानिएगा। दूसरा, पिछली वीडियोस में मैंने देखा तो उसमें मैंने एक बात कह दी थी कि गलती से आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएगा। गलती से नहीं, सौभाग्य से बनेंगे, उसे आप सही कर लीजिएगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अगर आपने वहां पर थोड़ा ध्यान दिया हो तो आप अपनी मेहनत से और अच्छे से बनेंगे। गलती से वो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए जो मैंने बोला। ठीक है दोस्तों, लीगल इन्फोर्सेबल है, वैधानिक रूप से लागू हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस सर्वप्रथम अगर संकल्पना देखी जाए कि सर्वप्रथम नागरिकों के अधिकारों की जो संकल्पना देखी गई वो कहां पर देखी गई? ब्रिटेन में देखी गई। और आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान ले, ब्रिटेन में 1215 में संविधान लागू हुआ और वहां के राजा थे जॉन फर्स्ट। इन्होंने एक अधिकारों के मैग्ना कार्टा पर साइन किया। मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र ही होता है, इसे आप या परिचय पत्र भी कह सकते हैं आप।
अधिकारों के मैग्ना कार्टा पर क्या किया, साइन किया कि ये अब अधिकारों का मैग्ना कार्टा क्या है, घोषणा पत्र क्या है कि वही XYZ WAB, ये क्या है, लगभग कुछ प्रकार के हमारे यहाँ क्या है, अधिकार हैं, और इन अधिकारों को हम क्या करते हैं, अपने संविधान के अंदर इन्हें जगह देते हैं। तो जब जगह देते हैं तो साइन कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब उन्हें जगह मिल गई और वो अधिकार क्या है, वहां के लोगों को मुहैया होने लगे, ये बात। तो सर्वप्रथम इनकी संकल्पना कहां पर देखी गई, ब्रिटेन में देखी गई। लेकिन मजे की बात देखिए दोस्तों, हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने यहां नागरिकों को अधिकार का मैग्ना कार्टा कब से प्रोवाइड कराया, 1215 से। हमारे यहां वो कब आए, 1600 में। और उन्होंने शासन करना कब से स्टार्ट किया, लगभग अगर देखा जाए तो 1757 से, या उससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी थी। तो वहां से या 1773 से कानून बनाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई अधिकार नहीं दिए गए। और इसका सिंपल सा रीजन आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ अधिकार दे दिए जाते तो शायद वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते और हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाते, ये बात। लेकिन इसके अलग अगर हम अपने संविधान में देखें तो बिल ऑफ राइट्स ये कहां है, यूएसए में। ये कहां है, यूएसए में है। यानी फंडामेंटल राइट्स को जो नाम दिया गया है यूएसए में, वो क्या नाम दिया गया है, बिल ऑफ राइट्स दिया गया है। और यहीं से हमारे यहां क्या आई है, संकल्पना आई है। संकल्पना आई है भारत में। तो देखो दो चीजें यहां दोस्तों आप समझ लेना अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत अधिकारों की संकल्पना सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत होती है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के संविधान में। लेकिन लिखित तौर पर अगर देखा जाए, जो ग्रांटेड किए गए और या जहां से हमने अडॉप्ट किया, तो कहां से, कि बिल ऑफ राइट्स से, अमेरिका से। और एक मजे की बात आपको और बताऊं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे। और आप यहां देख सकते हैं कि हमारा संविधान के जो निर्माता थे वो पहले से इस बात से सचेत थे कि हमें मौलिक अधिकारों का समावेशन अपने संविधान के अंदर करना चाहिए। अब और यूएसए के, और जबकि पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू कहां का है, यूएसए का है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहां के मूल संविधान में, मैंने कहा वहां के मूल संविधान में बिल ऑफ राइट्स नहीं थे। उन्होंने बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को ऐड किया, यानी मौलिक अधिकारों को वहां पर बाद में सम्मिलित किया गया। किसमें, संविधान में। और हमारे यहां मूल संविधान में, यानी जब संविधान हमारे यहां बनकर तैयार हो रहा था, तो पहले से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो पहले से इस बारे में अवेयर थे, सचेत थे कि हमें मौलिक अधिकारों का अपने संविधान के अंदर समावेशन करना चाहिए, मौलिक अधिकारों को संविधान के अंदर जगह देनी चाहिए। ये बात उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी जो दिमाग में प्रतिबिंबित हो रही थी उसे उन्होंने संविधान में समावेशन करके उसे प्रदर्शित कर दिया, ये बात। अब ये चीज भी इसमें एक दो स्टेटमेंट है वो आप लिखें, जरूर लिख के। जैसे हाँ, ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक चीज और ऐड करनी होगी। FRS यानी फंडामेंटल राइट्स राज्य के लिए निगेटिव अवधारणा है और व्यक्ति के लिए पॉजिटिव अवधारणा है। पॉजिटिव अवधारणा है।
व्यक्ति के लिए पॉजिटिव अवधारणा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य के लिए निगेटिव अवधारणा है और व्यक्ति के लिए पॉजिटिव अवधारणा है। पहली बात, अभी जब हम मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। राज्य की परिभाषा क्या होती है, इसको हम जानेंगे। दूसरा, ये निगेटिव अवधारणा का क्या मतलब है, इसे भी हम जानेंगे। और व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, एक चीज और ये चीज है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें कि चलो पहले हम निगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य ने क्या किया, राज्य के अंदर कौन होगी, विधायिका। हालांकि राज्य की परिभाषा अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं विधायिका को कंसीडर कर रहा हूं, विधायिका। और विधायिका ने किसका सर्जन किया, विधि का सर्जन किया, यानी कानून का सर्जन किया। अब इस कानून को लागू करना है, लेकिन यहां पर क्या आया, हमारी जुडिशरी आ गई। जुडिशरी आई और उसने देखा कि ये जो विधि है, विधि क्या है, सपोज एक्स है। अब ये जो एक्स विधि है यह संविधान सम्मत नहीं है, यानी यह संविधान से समानता नहीं रखती है जो संविधान में बातें कही गई हैं, या फिर जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त कराए गए हैं संविधान में उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है विधि। उन्हें उनका अल्पीकरण करती है, उन्हें कम करती है, उनमें कटौती करती है। तो यहां पर जुडिशरी क्या करेगी, इस विधि को क्रॉस कर देगी। और जब इस विधि को क्रॉस कर देगी, यानी इस विधि को खत्म कर देगी, इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, तो राज्य के लिए क्या हुआ, ये निगेटिव अवधारणा हुई। अब राज्य क्या सोचेगा, भाई जो मैंने कानून बनाया उसे तो जुडिशरी ने खत्म कर दिया, और किसके परिप्रेक्ष्य में खत्म कर दिया, क्योंकि उससे हमारे फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे थे। तो इसीलिए ये राज्य के लिए निगेटिव अवधारणा है। व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, अब शायद आप समझ गए होंगे कि इसे तो मुझे आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है कि राज्य के लिए पॉजिटिव, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव क्या होंगे। व्यक्ति के लिए पॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके अधिकारों का क्या है कि अगर मुझे ए स्थान से बी स्थान पर जाने की सोची है मैंने, तो मैं जा सकता हूं इजिली। अब मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, अगर सरकार भी इसके ऊपर कानून बनाएगी तब भी मुझे नहीं रोक सकते। तो मेरे लिए तो मैं तो खुश होऊंगा ना, खुश होऊंगा इन द सेंस कि मेरे लिए तो ये अच्छी बात हुई। और जब अच्छी बात हुई तो मेरे लिए क्या हुई, पॉजिटिव अवधारणा हुई, यानी मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी का विकास हुआ कि मेरे जो मूल अधिकार है उन पर विधायिका या राज्य अंकुश नहीं लगा सकता, उसके लिए जुडिशरी बैठी है। तो मेरे लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव अवधारणा होगी। आई होप आप समझे होंगे कि राज्य के लिए निगेटिव अवधारणा क्या मतलब हुआ और व्यक्ति के लिए पॉजिटिव अवधारणा क्या हुआ, ये बात। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि इन दोनों चीजों को आप इसे और इसे दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रकृति न्याय उचित है, यानी अगर जो प्रकृति की क्या न्याय उचित है, यानी जो विधि बनाई अगर ये इसके साथ न्याय नहीं करती तो क्या है, इसके साथ न्याय कर सकते हैं, उस विधि का उन्मूलन, उस विधि को समाप्त करके इसके साथ न्याय कर सकते हैं, यहां से कनेक्ट हो सकती है। अब वैधानिक रूप से लागू हो सकते हैं, यानी अगर व्यक्ति जा रहा है तो व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप देख सकते हैं वैधानिक के साथ लागू भी हो सकते हैं, सरकार भी लगा सकती है उसमें और अन्य जुडिशरी भी सामने आ सकती है। तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अवधारणा का कॉन्सेप्ट था। अब कुछ स्टेटमेंट है वो आप नोट डाउन करें इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ऑस्टिन कहते हैं कि एफआरएस लोकतंत्र की आधारशिला है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है कि जब भाग 3 व भाग 4 आपस में मिल जाते हैं तो वह संविधान की अंतर आत्मा का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। ये बात ऑस्टिन साहब कहते हैं। ऑस्टिन का नाम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि ऑस्टिन एक फेमस विधि विशेषज्ञ हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं, इसलिए ऑस्टिन को आपको ध्यान रखना। ऑस्टिन का जिक्र आपको सवाल में भी मिलेगा कई बार और आपको टिप्पणी में भी मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब भाग 3 भाग 4 को हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में, कि जब दोनों एक साथ मिलकर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि संविधान की अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। वही बात है कि अगर किसी की अंतरात्मा का निर्माण हो जाता है तो उसके अंदर से जो भी विचार बाहर आएंगे वो अच्छे ही विचार बाहर आएंगे, वो कोई गलत विचार बाहर नहीं आएंगे यदि इनके अनुरूप कोई भी कार्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब पढ़ते हैं हम आगे फंडामेंटल राइट्स का क्लासिफिकेशन। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एफआरएस का या के सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ये बातें आती हैं इसमें, अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 क्या है, इसमें दोस्तों आपको मिलेगी, इसमें आपको मिलेगी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य क्या है, ये राज्य क्या है, इसमें आपको राज्य की परिभाषा मिलेगी। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि भारत की संसद स्थानीय प्राधिकारी राज्य विधानमंडल और जिसे सुप्रीम कोर्ट, अन्य को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता रहता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, LIC और इंडियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और कुछ प्राइवेट संस्था भी। यानी मैंने आपको बताया कि जिस राज्य की हम बात करते हैं उस राज्य की बात क्या है। और इसमें एक चीज और लिख लेना, नेशनलाइज बैंक यानी राष्ट्रीय बैंक भी किसकी श्रेणी में आते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। अब देखो राज्य के लिए मैंने आपको बताया, राज्य के लिए निगेटिव अवधारणा है। अब राज्य में आपने देखा कि भारत की संसद, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य विधानमंडल और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता रहता है कि कौन होंगे। जैसे LIC है तो LIC आपका ये तो राज्य नहीं है, ये तो एक संस्था है, ये तो एक कंपनी है, तो इसे भी क्या संज्ञा दी गई है, राज्य की संज्ञा दी गई है। यदि ये भी कोई व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य करती है तो LIC पर भी क्या है, इसे भी आदेशित किया जा सकता है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ICAR है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके खिलाफ भी प्राइवेट संस्था कुछ अन्य, और राष्ट्रीय बैंक भी। यदि बैंक भी कोई ऐसी विधि बना दे,
बैंक भी अपने नियम कानून ऐसे सर्जित कर दे जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हानि हो रही है, उनमें अल्पीकरण हो रहा है, तो इसके आधार पर क्या है, इसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये व्यक्ति भी किसकी श्रेणी में आते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। पीछे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि व्यक्ति को नोट करके आप लिखिएगा इसे, इसमें नोट करके आप लिखिएगा कि व्यक्ति इसे पीछे वाले में नोट कीजिएगा, व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के संदर्भ में न सिर्फ राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ध्यान रखना, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है, भी अधिकार प्राप्त है। और कौन कौन से अधिकार हैं मैं वहां भी जिक्र करूंगा, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 और 24, वहां भी इनका जिक्र करेंगे। 15 को और 2 पे क्या कहता है, 17 अस्पृश्यता की बात करता है और आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये बात आपको वहां पर जाननी होगी और मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बात कही कि राज्य की परिभाषा क्या है मैंने आपको बताई दोस्तों, कि भारत की संसद स्थानीय प्राधिकारी यानी कार्यपालिका, अगर कोई स्थानीय प्राधिकारी कुछ राज्यों को कोई ऐसा कानून बना दे, ऐसा कोई कानून बनाने की तो बात 13(2) में करेंगे हम, लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जो वहां पर तैनात है वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, तो वो भी किसी श्रेणी में आएगा, राज्य की श्रेणी में आएगा। राज्य विधानमंडल आप समझ सकते हैं, जहां पर राज्य के विषय पर कानून बनेगा वो राज्य विधानमंडल होगा। और भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात बता के आया हूं कि विधानमंडल किसे कहते हैं, संसद किसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य भी किसी को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करता रहता है, आदेशित करता रहता है कि ये व्यक्ति भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। इतनी बात आर्टिकल 12 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, इसे आप नोट डाउन करें। आर्टिकल 13 का 1, आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान के लागू होने से
पूर्व विधि की का अल्पीकरण, संविधान के लागू होने से पूर्व विधि का अल्पीकरण की बात करता है, के अल्पीकरण की बात करता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान के लागू होने से पूर्व विधि के अल्पीकरण की बात करता है। इससे आप क्या समझते हैं? देखो दोस्तों, इसे बाय एग्जांपल से समझें कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और अब क्या हुआ कि कुछ विधि ऐसी थी, ये कोई क्या है, एक्स विधि है, और ये विधि क्या है, अपने आप में 100% है। अब इसमें जो 90% विधि के जो गुण हैं वो हमारे इस संविधान से सहमति दिखाती है, सहमति दिखाती है। लेकिन ये जो 10% है, ये जो 10% है, नहीं इसे सॉरी थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कीजिएगा। मैंने कहा 26 जनवरी, ऐसे कीजिएगा 10%, और इधर बनाइएगा आप y, ठीक है दोस्तों। और इस y को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान। अब हमने कहा संविधान में हमारे क्या थे, फंडामेंटल राइट्स समाहित थे। अब जब समाहित थे तो इसके आधार पर यह देखा गया कि जो एक्स कानून, यानी एक्स कानून अपने आप में पहले क्या था, 100% था, और 100% यह कानून जब 26 जनवरी संविधान लागू हुआ तो इसके बाद हमारे फंडामेंट वाई को हमने क्या माना, फंडामेंटल राइट है, और ये किस में समाहित है, हमारे संविधान में समाहित है। जब ये संविधान में समाहित है तो ये जो 100% विधि थी, इसका जो 90% था, ये तो इससे क्या रहा था, सहमति दर्शा रहा था। ये सही रहेगा, सहमति दर्शा रहा था, सहमति दर्शा रहा था। यानी मैंने कहा कि अगर एक्स कानून 100% था और 90% इसका, हमने इसके दो हिस्से माने, एक 90%, एक 10%। मैंने कहा कि 90% कानून इस वाई यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या हुआ, सहमति प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन इस कानून का जो 10% भाग था वो इसके साथ सहमति नहीं दर्शा रहा था। तो हमारा संविधान यानी अनुच्छेद 13(1) कहता है कि इस 13(1) को यानी इस 10% को हम क्या कर देंगे, अल्पीकरण कर देंगे, इसको एबोलिश कर देंगे। यानी अब क्या रहेगा, कानून सिर्फ 90% ही रहेगा, और 90% को ही हम 100% मानेंगे। ये बात हमारा आर्टिकल 13(1) कहता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल 13(1) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व यदि कोई विधि होने से पूर्व विधि के अल्पीकरण की बात करता है। किस विधि के अल्पीकरण की बात करता है, यानी जो विधि, जो कानून, विधि मतलब कानून, जो विधि या जो कानून किससे असहमति दर्शाता है, फंडामेंटल राइट से असहमति दर्शाता है, तो वो क्या है कि उसका उतना हिस्सा, ऐसा नहीं कि पूरा कानून निरस्त कर देंगे, नहीं, सिर्फ उतना हिस्सा, जितना हिस्सा उससे असहमति दर्शाता है, उतने हिस्से को हम उससे खत्म कर देंगे, अल्पीकरण कर देंगे, उसका अल्प कर देंगे। ये बात आर्टिकल 13(1) कहता है। बात आती है आर्टिकल 13(2) की। अब चलते हैं आगे।
देखो दोस्तों, आर्टिकल 13(2) ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तव में जो मैं बात करता हूं ना, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, किसके आधार पर कानून को काल्पीकरण किया जाता है, इसी के आधार पर किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 13(2), JR यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसी के आधार पर किया जाता है। हालांकि और भी अन्य कई चीजें हैं जो मैं आपको जब न्यायपालिका बताऊंगा तब डिस्कस करूंगा, या बाद में फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन वास्तव में आप इसे ध्यान रखिए। आर्टिकल 13(2) कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद पर्वत नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद, थोड़ी लैंग्वेज टफ है और मैं सोच रहा हूं क्योंकि आपको मैं बुकी लैंग्वेज ना बताऊं, मैं आपको एक सरल लैंग्वेज बताऊं, इसलिए थोड़ी गलतियां हो जा रही हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसे लिखिएगा इसे, यदि कोई उत्तर संवैधानिक, ये ज्यादा सही रहेगा, उत्तर संवैधानिक, यदि कोई उत्तर संवैधानिक विधि का कोई हिस्सा भाग 3 में वर्णित, यदि कोई उत्तर संवैधानिक विधि का कोई हिस्सा भाग 3 में वर्णित एफआरएस से असहमति दर्शाता है तो उस हिस्से या भाग को निरस्त कर दिया जाएगा। देखो दोस्तों, इसे भी आप एग्जांपल से समझेंगे कि विधि, जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं, आर्टिकल 13(2) कहता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई विधि बनी, विधि मतलब कानून बना। अब ये विधि क्या है, ये विधि वही एक्स है, और ये अपने आप में क्या है, 100% है, और हमारे भाग 3 में क्या वर्णित है, फंडामेंटल राइट्स है, और ये क्या है कि ये एक्स इससे असहमति दर्शाता है। तो आर्टिकल 13(2) के अनुसार उत्तर संवैधानिक, यानी जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जिस कानून को लागू किया या उस विधि का निर्माण, और आज तक की डेट से, यानी आज जो भी डेट है 2020 तक यदि कोई कानून प्रबद्ध किया गया तो आज तक भी आर्टिकल 13(2) का यूज जुडिशियल रिव्यू में होता है। तो इसके आधार पर क्या कर दिया जाएगा, उत्तर संवैधानिक इस विधि को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर इसके उस हिस्से को समाप्त कर दिया जाएगा जिस हिस्से तक वो असहमति दर्शाता है। इसे आप सिंपल टर्म में समझे। यदि आर्टिकल 13(1) की बात करें तो पूर्व संवैधानिक लॉ के अल्पीकरण की बात करता है, और आर्टिकल 13(2) की बात करें तो उत्तर संवैधानिक लॉ के अल्पीकरण की बात करता है। किस लॉ के अल्पीकरण की बात करता है, जो भाग 3 में वर्णित फंडामेंटल राइट्स से असहमति दर्शाते हैं,
उनके साथ समानता प्रदर्शित नहीं करते, उनके अल्पीकरण की बात करते हैं, तो इसके आधार पर क्या है, ये समाप्त कर दिए जाते हैं। और इसकी के आधार पर ये बात हुई आर्टिकल 13(2) की। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(3) ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, देखो हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी और हमने विधि पढ़ा। अब विधि क्या है भाई, हमें ये भी तो पता लगे विधि क्या है, किस विधि के अल्पीकरण की बात करता है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। अब बात कर रहे हैं विधि को अल्पीकरण की बात करते हैं, क्या विधि? तो यहां पर दोस्तों बात निकल कर आती है कि भारतीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट या सरकार के द्वारा जारी शासनादेश, शासन आदेश ऐसे लिखेंगे आप, शासनादेश, अध्यादेश, अध्यादेश, अभिसमय परंपरा या रूढ़िवादी परंपरा, अभिसमय परंपरा या रूढ़िवादी परंपरा आदि आदि विधि की श्रेणी में आएंगे। आदि किसकी श्रेणी में आएंगे? विधि की श्रेणी में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कई बार ये होता है कि आपको मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक्ट ऐसे पारित कर दिए जाते हैं जिसके आधार पर संसद में विधायी प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमारा संविधान कहता है कि भारतीय संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी एक्ट, और वो एक्ट क्या फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करे, या सरकार के द्वारा शासनादेश। अब सरकार ने क्या किया, हमने विधि नहीं बनाई, हमने एक शासन जारी कर दिया कि लोगों को कुएं से पानी भरने नहीं देना। अब ये शासनादेश हो गया, विधि तो नहीं बनी। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, संविधान कहता है कि ये भी विधि के दायरे में आएगा। अध्यादेश, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, आर्टिकल 123, राज्यपाल ने कर दिया 213, तो अध्यादेश जारी कर दिया। कहा अभी तो ये क्या हुआ, संसद में इसका निर्माण ही नहीं हुआ, अभी अध्यादेश है, तो इसके आधार पर भी क्या, ये भी विधि की श्रेणी में। अभिसमय परंपरा जो पहले से चली आ रही है, या रूढ़िवादी परंपरा, एक ही बात है। रूढ़िवादी परंपरा हम कहने लगे कि जैसे आज जैसे आपने देखा होगा छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, तेरा क्लियर कट बात करता है, या फिर मंदिरों में प्रवेश को लेकर वो क्या कहने लगे कि जैसे सबरीमाला के केस आपने देखा होगा, वो कहने लगे कि ये हमारी रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा है। तो इससे क्या हो कि इससे यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है या वो प्रभावित होते हैं तो हो, क्योंकि हमारी रूढ़िवादी परंपरा है। तो यहां पर संविधान कहता है कि ये आपकी रूढ़िवादी परंपरा है, लेकिन ये विधि के अंतर्गत आएंगी, और विधि के अंतर्गत आएंगी चूंकि यह विधि फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करती है, तो इसका अल्पीकरण हो सकता है, इसका लोप हो सकता है। ये बात वहां पर निकलकर सामने आई, और ये सब क्या है, विधि की श्रेणी में आएंगे, यानी इन पर उसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से एक कानून पर कार्रवाई होती है। तो आप ये अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा, और यहां तक आप समझे। अब हम कल की क्लास में जो एक माइलस्टोन था वो मैंने आपके समक्ष रखा, कल की क्लास में और आज की क्लास में, फंडामेंटल राइट्स का। अगर आप इतना फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा। और आप अगर कोई आपसे आपका परीक्षण भी करना चाहे, आपसे कोई जानना भी चाहे, अगर आपने उसके अंतर्गत ये सब चीजें बता दी,
तो आप बिल्कुल अपने आप को एक सही दिशा में और एक सही रास्ते पर तैयारी करता हुआ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अब कल की क्लास में मिलते हैं हम समानता के अधिकार से फंडामेंटल राइट्स के मूल वर्ग पर हम कल जाएंगे। ये सामान्य वर्ग था, कल हम मूल वर्ग को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।